हेलो फ्रेंड, मैं युवराज। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टेस्टी पिस्टी पेपर में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती की का जो परीक्षा है वो कल होने वाली है, तो आप लोग मेहनत से उसको अच्छी तरह से पढ़ें। और ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें टीजीटी का यूपी में टीजीटी का 2010 में 2010 में जो पेपर हुआ था उसको मैंने यहाँ पे लिया है। और ये जो पेपर हुआ था ये 13 फरवरी 2011 में हुआ था। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें कुल मिला के 125 क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में 40 क्वेश्चन रहेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 40 रहेंगे, फिर उसके बाद रहेंगे 45 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे जो चैनल को सपोर्ट करें। और जो भी विज्ञापन आपको आता है तो प्लीज़ उसके ऊपर छोड़ क्लिक कर दें, जिससे वो काउंट हो जाता है। और जब कोई कोई विजिटर कोई जब YouTube देखने वाला व्यक्ति जब वो विज्ञापन पर क्लिक करता है तो ही वो माना जाता है कि उसको मतलब कि तो ही उसकी इनकम जनरेट होती है। और वैसे सिर्फ जो व्यूज़ होते हैं उससे कोई इनकम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग इस वीडियो में तीन या चार विज्ञापन आएंगे, तो कम से कम 2 बार आप लोग विज्ञापन की जो वेबसाइट है उस पर क्लिक कर दें। तो बस वो एक बार आप लोग क्लिक कर देंगे तो वो काउंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कम से कम इतना सपोर्ट करें। आगे चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। तो ये जो लाइन है पोयम की, ये कहाँ से ली गई है? तो आप लोग अगर इसको लगाना चाहें तो अपना रफ में कहीं लगाते रहना, जिससे मालूम पड़े कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीबी शैली। इन्होंने पोएम लिखी थी ए लेमेंट, वहाँ से लाइन ली गई है। और ये जो पोएम है ये पेसिमिस्टिक इसका मूड है। इसमें बहुत दुख दिखा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं इस चीज़ पर। और लेमेंट का मतलब ही क्या होता है? लेमेंट का मतलब होता है दुख जताना, विलाप करना, शोक प्रकट करना। तो ये जो पोएम है ये दुखांत एक पोएम है। इसमें स्पीकर जो है पोएट है, दुखी है, पर ये नहीं मालूम पड़ता है कि किस बात पर ये विलाप कर रहे हैं। पीवी शैली जो हैं ये किस बात पर विलाप कर रहे हैं, किस बात पर ये शोक प्रकट कर रहे हैं, ये साफ साफ पता नहीं चलता है। जो ये पोयम है इसका जो मूड कैसा है, पेसिमिस्टिक है। इसमें दुखांत मतलब दुख के बारे में बता रहे हैं, इन्हें कोई दुख है या कोई इनका मित्र होगा या गुजर गया होगा या कोई भी इनकी समस्या होगी। और जो पीवी शैली को क्या माना जाता है? रोमांटिक पोएट्स माना जाता है। ठीक है, रोमांटिक पोएट इनको माना जाता है। और सेकंड जनरेशन के जो रोमांटिक पोएट थे उसमें 3 लोग थे, लॉर्ड बायरन थे, जॉन कीट्स थे और पर्सी बिश शैली थे। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पे। द ऑथर ऑफ टू ए नाइटिंगेल, ये जो क्या कहते हैं कविता है, किसने लिखी है? तो अगर आप लोग ज़रा सा भी ध्यान करेंगे तो जॉन कीट्स ने इस तरह की बहुत सारी पोएम लिखी है। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, इसमें जॉन कीट्स। ठीक है, जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक हम वो बना देते हैं शॉर्ट ट्रिक, जो नाइटिंगेल है वहाँ से नाइट ले लेते हैं। और जो कीट्स है मतलब जो रात में जैसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो वहाँ से कीट ले लेते हैं। और जो टिन से लेते हैं टिंडर। ठीक है, तो हम इस तरह का शॉर्टकट बना देते हैं कि जॉन कीट्स यूज टू राइट पोएम्स इन नाइट ऑन हिज टिंडर अफेयर्स। ठीक है, तो इस तरह मैं हमेशा कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाता हूँ, क्योंकि इसके पीछे वजह है कि बाई चांस आप भूल जाएं तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक दूसरी युक्ति भी होनी चाहिए कि बाई चांस आपके दिमाग से निकल गया तो भी आप किसी तरह कर ले जाएं। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई बुराई नहीं है, और ये कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाई है। जॉन कीट्स हैं, रोमांटिक पोएट हैं, और ज़्यादातर हम जानते हैं कि रोमांटिक पोएट्स जो होते थे कभी उनके लव अफेयर्स होते थे, वो अपनी प्रेमिकाओं पर लिखते थे। तो वहीं से हमने कर लिया है कि नाइट में जॉन कीट्स अपने टिंडर अफेयर्स पर पोएम्स लिखते थे। तो टू ए नाइटिंगेल, वहाँ से आपका एक वो कोड बन जाएगा और वहाँ से आप पकड़ लेंगे कि पोएम किसने लिखी है। ठीक है, जॉन कीट्स। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन देखिए, ये वाली ये वाली इनकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स ने कहा था कि एक सुंदरता की वस्तु जो होती है वो सदैव ही सबको आनंद देती रहती है। तो क्वेश्चन में ये भी आता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये किसने कहा है? तो ये जॉन कीट्स ने कहा है। और जॉन कीट्स किस तरह के पोएट हैं? रोमांटिक पोएट हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 पे ऑफ विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन ए पार्ट फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न। तो ये पोएम कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस ग्रे की पोएम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। वहाँ से ये पोएम ली गई है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये जो पोएम थी थॉमस ग्रे ने, ये 1751 में लिखी है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, और ये बहुत ही प्रसिद्ध पोएम मानी जाती है। और ये किसके ऊपर लिखी है? ये गांव वालों पर लिखी है, रस्टिक्स के ऊपर लिखी है। जो देहात के लोग होते हैं उनका जीवन कितना सिंपल होता है, कितना सरल होता है, उनके ऊपर इन्होंने पोएम लिखी है हैं। और ये जो पोएम है इसको बेस्ट नोन पोएम, बेस्ट लव्ड पोएम कहा जाता है, क्योंकि ये एक साधारण लोगों पर लिखी गई है, किसी विशेष वर्ग पर नहीं लिखी गई है। तो इसकी लाइन नंबर 21 है, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न। और जो इसकी पूरी जो लाइंस हैं, और भी इसमें आगे लाइन है कि अब यहाँ पर कोई हर्थ माने होता है जो घरों के अंदर जो ओवन होता है, जहाँ पे फायर प्लेस होता है, फायर प्लेस का जो नीचे की सतह होती है, फ्लोर होती है, उसको हर्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब कोई घर के अंदर फायर प्लेस नहीं जला रहा है, और कोई भी पत्नी अपने बच्चों की परवाह नहीं कर रही है, कोई भी जो बेटा है या बच्चा है वो दौड़ के अपने पिता के पास नहीं जा रहा है और ये नहीं बोल रहा है कि पापा आ गए हैं। तो इस तरह करके इन्होंने ये पोएम लिखी है, इसकी यही लाइन्स है। तो आप लोगों को यहीं से याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द एल्केमिस्ट इज़ ए। तो एल्केमिस्ट ये है कॉमेडी है बाय बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे, और इनको भी एक महान पोएट माना जाता है। ठीक है, बेन जॉनसन ने लिखी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एन एलेक्जेंड्रिन इज ए वर्स लाइन। तो जो ये जो वर्ड है एलेक्जेंड्रिन, इसमें क्या होता है? इसमें 6 लाइंस होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है एन आयम्बिक हेक्सामीटर। हेक्सा का मतलब ही 6 होता है। ठीक है, और जो पेंटामीटर होता है उसमें 5 लाइनें होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, एन आयम्बिक हेक्सामीटर। इसमें 6 लाइंस होती हैं। ये होगी जो 6 लाइंस होती हैं। और ये कहाँ से आया है? ये फ्रेंच पोइट्री से निकला है। ये जो टर्म है ये फ्रेंच पोइट्री से निकला है, और इसमें 6 लाइन होती हैं। और एडमंड स्पेंसर ने जो इनकी प्रसिद्ध रचना है द फेयरी क्वीन, वो किस में लिखी गई है? वो भी 6 लाइन में लिखी गई है। और ये जो टर्म है इसमें ही लिखी गई है, द फेयरी क्वीन जो है एडमंड स्पेंसर द्वारा, उसमें भी 6 लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। W.H. Auden बिलोंग्स टू। W.H. Auden किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 20th सेंचुरी। क्योंकि इनका पूरा नाम देख लीजिए, विस्टन ह्यूज ऑर्डन। ठीक है, विस्टन ह्यूज ऑर्डन, और इनका देहांत हुआ था 1973 में देहांत हुआ है। तो यहीं से 20th सेंचुरी लग गई, तो इनको 20th सेंचुरी का पोएट माना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फॉर हिज लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। तो सही जवाब है इसका डी, प्लेस। अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों में थॉमस हार्डी ने कोई भी नाटक नहीं लिखा था। और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ये इनके प्रसिद्ध नॉवेल्स हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइट्री इज। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोइट्री है, इनकी कविता है, किस तरह की मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिमिस्टिक। इसमें आशा है, होप की बात की गई है कि सब कुछ अच्छा होगा। जीवन का जो बेहतर नज़रिया होता है उसके बारे में इन्होंने बात की गई कि सब कुछ अच्छा होगा, बुरा कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे आपको कुछ लाइन्स सुनाते हैं। ये वाली जो 4 लाइन्स हैं ये रबी बेन एजरा पोएम से ली गई है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज़ येट टू बी। यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि तुम मेरे साथ मतलब ओल्ड बनो, यानी कि तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी जियो, और मेरे साथ ही अपना जो तुम्हारी वृद्धावस्था है उसको मेरे साथ क्या कहते हैं, जियो, और अभी अच्छा आना बाकी है। ठीक है, द बेस्ट इज़ येट टू बी।
तो भी अच्छा भी समय और भी आने वाला है, और भी अच्छा समय आएगा। द लास्ट ऑफ लाइफ फॉर विच द फर्स्ट वाज मेड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन का जो पहला भाग था क्यों बना था, वो जीवन के अंतिम भाग के लिए बनाया गया था। ठीक है, जो स्पीकर ने जो शुरू के 30 साल 40 साल 50 साल जिए हैं वो क्यों बने थे कि वो बाद में 60 70 80 साल की लाइफ जी सके। सी ऑल नॉर बी एफ्रेड। और तुम अपने जो ओल्ड एज है उससे तुम दुखी मत हो, उससे तुम डरो मत। ठीक है, उससे तुम डरो मत, उससे दुखी मत हो, क्योंकि अभी जीवन का जो स्वर्णिम समय है वो भी आने वाला है। और इनकी ये पोएम्स हैं रबी बेन इज़रा, लास्ट राइड टुगेदर, एंड्रियो डेल सार्टो, फ्रा लिप्पो। ये इनकी ऐसी पोएम्स हैं जिसमें पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है, ऑप्टिमिस्टिक हैं। ठीक है, जीवन का जो बेहतर नज़रिया है, अच्छा नज़रिया है, जहाँ पे होप है, आशा की किरण है, उसके बारे में बात की गई है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड तो सही जवाब है ए, जैकोबियन एज। ठीक है, जैकोबियन एज से ये संबंध रखते हैं जॉन मिल्टन। तो अगर हम देखें जो हम ट्रिक हमेशा बनाते हैं, तो एक ऐसी ट्रिक बना लेते हैं कि जॉन मिल्टन यूज टू वियर जैकेट ऑफ कोबरा स्किन। ठीक है, यहाँ पे हमने बना ली इस ट्रिक इसकी कि जैकेट से हमने जैक ले लिया और कोबरा से हमने कोबिन ले लिया, कि जॉन मिल्टन को किस तरह की जैकेट पहनना पसंद था, कोबरा के स्किन की। ठीक है, ये हमने अपने लिए बना लिया कि हमें आंसर याद रह सके। तो वहाँ से जैकोबियन एज मिल जाएगा। और जैकोबियन जो एज है वो कब तक का पड़ता है, 1567 से लेके 1625 तक का जो समय है, इसको जैकोबियन एज कहते हैं। और इसमें जेम्स फर्स्ट राजा हुआ करते थे, शासन किया करते थे। और द जैकोबियन एरा सक्सीड द एलिजाबेथन एज। और जैकोबियन एज के बाद एलिजाबेथन एज आता था, जिसमें विलियम शेक्सपियर थे उस काल से, और प्रीसीड्स द कैरोलिन एज। और जैकोबियन एज के पहले क्या आती है, कैरोलिन एज आती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जॉन ड्राइडन वाज एज ए क्रिटिक वाज। जॉन ड्राइडन किस चीज़ के आलोचक थे, तो इसमें सही जवाब है डी, ए रेशनल फॉलोअर ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल थे उनकी जो थ्योरीज थी उसका ये सपोर्ट करते थे। अब फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड सही है, तो इसमें बताइए कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, एपेलेंट। एपेलेंट का मीनिंग होता है अपील करने वाला। ठीक है, छोटी कोर्ट से जब कोई बड़ी कोर्ट में अपील करता है कि उसके केस को फिर से सुना जाए और फिर से उस पर मतलब फैसला लिया जाए, तो उसको उस व्यक्ति को ही एपेलेंट बोलते हैं। इसमें बताइए इसमें बताइए कौन सा वर्ड सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्ज़ीबब। बिल्ज़ीबब किस में था फ्रेंड्स, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने जो लिखी है उसमें बिल्ज़ीबब था, और वो शैतान का सेकंड इन कमांड था। ठीक है, जो शैतान था, जो सबसे बड़ा राक्षस था, उसके नीचे बिल्ज़ीबब काम करता था, सेकंड इन कमांड था। ये देखिए, ठीक है। और जो शैतान था, वो जो बिल्ज़ीबब था, उसको ईश्वर ने कहाँ भेज दिया था, फायरी लैंड ऑफ हेल, नर्क में भेज दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बताना है कि सही कौन सा वर्ड है जो सही है, स्पेलिंग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन माने होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, नमक मिर्च लगा कर पेश करना। क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें 4 वर्ड हैं, आपको सही पता लगाना है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोकोर्टिसोन। ये एक तरह की दवा होती है, हाइड्रोकोर्टिसोन। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें पता लगाना है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे याद किया जाए, क्या इसकी टेक्निक हो, इसके बारे में आप लोग हमें फीडबैक करके बताएंगे। ठीक है, कि आप लोग को क्या लगता है कि किस तरह इस तरह के क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सफ्रिजीट। सफ्रिजीट माने होता है महिलाओं को वोट देने के लिए जो लोग आंदोलन करती हैं, स्त्रियाँ, उनको बोलते हैं सफ्रिजीट। नारी मताधिकार आंदोलन कत्री। अब फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नार्सिसस। इसमें सही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि सही वर्ड कौन सा है, तो पहला वाला सही है, नार्सिसस।
ये क्या होता है नार्सिसस? ये एक तरह का फूल होता है नार्सिसस, यही फूल होता है नार्सिसस, ठीक है। दूसरा इसका क्या मीनिंग है कि ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक की जो जो पौराणिक कहानियाँ हैं उसमें नार्सिसस नाम का एक शिकारी हुआ करता था जो कि बहुत खूबसूरत था। फिर उस शिकारी को धीरे धीरे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया और वो सिर्फ अपने आप को ही देखता रहता था, और इस कारण वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। ये देखिए इसमें फ़ोटो भी है। तो ये जो शिकारी था ये अपने आप को ही देखता रहता था नार्सिसस, और इस कारण वो कुछ खा नहीं पाया, कुछ पी नहीं पाया, वो मर गया। तो वहीं वहीं से एक टर्म निकला है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म माने होता है आत्म प्रेम, आत्म मोह। जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि जैसे फेसबुक पे लोग अपनी फ़ोटो दिन में 24 बार डाल रहे हैं, 20 बार डाल रहे हैं अपनी फ़ोटो, सेल्फी ले लेके डाल रहे हैं, तो एक तरह का ये आत्म प्रेम है, नार्सिसिज्म है। अपने आप को घंटों घंटों शीशे में देख रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, और लड़के भी मेकअप कर रहे हैं, लड़कियां भी मेकअप कर रही हैं, फेसबुक पे 10 बार अपनी वो सेल्फी पोस्ट कर रहे हैं। तो एक तरह का ये नार्सिसिज्म है, आत्म प्रेम, आत्म मोह। अब फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि कौन से भाग में गलती है। क्वेश्चन नंबर, मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत धीमे चलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, द डायरेक्टर फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स विच ही डायरेक्टेड। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स। इसमें कहीं ना कहीं गलती है, और मैंने इसको बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ा है, बस ऐसे ही थोड़ा पढ़ा है, तो इसके बारे में आप लोग हमको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि बी में कहाँ पे गलती है, ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि एक मतलब डिस्कस करते हुए चलते हैं, आप लोग भी थोड़ा कॉपरेट करें। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। नो सूनर हैड द डॉक्टर इंटर द हॉस्पिटल। तो इसमें यही पता चल रहा है कि बी में गलती है, क्योंकि यहाँ पे इंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। नो सूनर हैड द डॉक्टर इंटर्ड होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है बी गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंटर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। हैड ही रीच द स्टेशन ए फ्यू मिनट अर्लियर ही हैड कॉट द ट्रेन। यदि वह कुछ मिनट पहले पहुंच गया होता तो उसने ट्रेन पकड़ ली होती। अब इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, और ये भी आप लोग बताइए, क्योंकि अभी इसको मैंने बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा है, और मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जो कहीं से सेटिस्फाई ना करे, कुछ गलत हो, ऐसा चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग बताइए कि इसमें कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग। उसने मरने से पहले 2 बार आत्महत्या की और अपने परिवार को रोता हुआ छोड़ गया। तो जाहिर सी बात है 2 बार कोई आत्महत्या कर ही नहीं सकता है, तो ये एक ही बार होगा यहाँ पर, तो ट्वाइस यहाँ पे नहीं होगा, या तो यहाँ वंस होना चाहिए, तो यहाँ पे सही जवाब है ए में ही गलती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर विनिंग ए स्कॉलरशिप। तो इसमें भी एंड बीइंग अवार्डेड द गवर्नर्स मेडल, हमने उसको बधाई दी कि उसने स्कॉलरशिप जीत ली है और उसको गवर्नर की तरफ से मेडल मिलेगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसमें क्या गलती है आप लोग हमको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्नीचर्स परचेज बाय मी इज सब स्टैंडर्ड एंड नॉट फिट फॉर माई ड्राइंग रूम। जो फर्नीचर्स मैंने खरीदे थे वे कैसे थे? वे बहुत ही रद्दी थे। सब स्टैंडर्ड्स माने होता है रद्दी, और वो मेरे कमरे के लिए फिट नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स फर्नीचर्स कभी नहीं होता है, क्योंकि फर्नीचर का कोई भी प्लूरल नहीं होता है, तो यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, कि ऑप्शन नंबर ए में गलत है। विंडिक्टिव मीन्स क्या होता है? विंडिक्टिव माने होता है प्रतिशोध लेना, तो सही जवाब हो जाएगा सी, रिवेंजफुल, प्रतिशोध से भरा। क्वेश्चन नंबर 24, टुमुल्टुअस, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कि बहुत ही विप्लव, उथल पुथल भरा, उतार चढ़ाव, तो कॉजिंग डिस्टर्बेंस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उतार चढ़ाव, उथल पुथल। रिटिसेंट मीन्स क्या होता है? रिटिसेंट माने होता है जो बहुत कम बात करता हो, तो सही जवाब है बी, जो कम बात करता हो। अल्पभाषी, कम बोलने वाला, मौन रहने वाला। नॉसियस मीन्स फ्रेंड्स नोजिया माने क्या होता है? उल्टी आना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सिकनी। जब किसी को उल्टी आती है तो व्यक्ति कैसा बीमार करता है? वो अपने आप को बीमार महसूस करता है, सिक महसूस करता है। हाइपोथेटिकल माने क्या होता है? कल कि चलिए मान लेते हैं, मैथ में हम कहते नहीं है कि चलिए हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेटिकल केस ये है कि चलो हम मान लेते हैं कि इतने हिंदुस्तान की आबादी में 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, तो क्या होता है हाइपोथेटिकल, यानी कि जो हम कल्पना कर लेते हैं, सपोज्ड।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज। अब यहाँ पे फ्लाइज होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ऑन समर ईव्स, गर्मियों की शाम को मक्खियाँ जो थीं वो भिनभिना रही थीं, उनकी भुनभुनाहट सुनाई दे रही थी। तो किस तरह की तो ये किस तरह की किस तरह की स्पीच है ये? तो ये स्पीच है ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया में क्या होता है कि ध्वनि ध्वनि किसी भी चीज़ की ध्वनि होती है, उसको शब्दों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, ध्वनि सूचक, ये ध्वनि के बारे में जो बताते हैं। तो इसका सही जवाब है था। और इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे जो भेड़ होती है वो क्या करती है, वो बा बा। द शीप वेंट बा। जो कुत्ता होता है, डॉग कैसे बोलता है, बाउ बाउ। तो जैसे ही आप ये वर्ड जान जाएंगे, आप तुरंत जान जाएंगे कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमोटोपिया। ठीक है, जो मक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, बस करती हैं, वो भनभनाती हैं या भिनभिनाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ओ फेम, इफ़ आई एवर टुक डिलाइट इन दाई प्रेजेस। अब यहाँ पे कभी कह रहा है कि ओ फेम, यानी कि जो प्रसिद्धि होती है कि यदि तुम कभी मुझे मिलो तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ लिखूंगा, तुम्हारी तारीफ करूंगा। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है, एपॉस्ट्रॉफी है। ऑप्शन नंबर बी एपॉस्ट्रॉफी का साइन लगा है यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाय विलियम शेक्सपियर। तो कौन सा प्ले है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं है? तो मच एडो अबाउट नथिंग है, सी बी वाला भी है, डी वाला भी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है एडवर्ड सेकंड। ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। एडवर्ड सेकंड इज ए रेनेसा और अर्ली मॉडर्न पीरियड प्ले, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। ठीक है। पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ, सब लोग जानते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। लाइन्स एज कैन नॉट विदर हर, नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फाइनाइट वेराइटी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उम्र भी उसकी खूबसूरती को नष्ट नहीं कर सकती है, और ना ही उसकी खूबसूरती कभी नष्ट नहीं होगी। तो ये कहाँ से लाइन ली गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। क्योंकि जो क्लियोपेट्रा थी मिस्र की अंतिम शासक थी और उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत माना जाता था। ठीक है, तो ये लाइन किसने कही थी? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले में मार्क एंटोनी का जो फ्रेंड था उसने ये लाइन बोली थी कि क्लियोपेट्रा की खूबसूरती सदैव ही बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 33। द माइंड इन इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन। तो ये लाइन ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से। किसने कहा है इसको? लूसीफर ने कहा है। देखिए इस तरह की लाइन है पूरी। ठीक है, इसमें लूसीफर ने ये कहा है कि उसको शायद इसको स्वर्ग से निकाल दिया गया था। तो उसने कहा है कि मेरा जो हृदय है वो बिल्कुल पवित्र है, भले ही मुझे निकाल दिया गया हो पर फिर भी मैं ईश्वर की आराधना करता हूँ। और यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस, मतलब मेरा जो मस्तिष्क है वो मैं चाहे स्वर्ग में रहूँ या नर्क में रहूँ पर मैं हमेशा ही ईश्वर की आराधना करता रहूँगा। लूसीफर ने सो कहा था। क्वेश्चन नंबर 34। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन्ट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स सही जवाब है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। जब ये इन्होंने एक इनकी जो सबसे बड़ी रचना है प्रिल्यूड, उसके अंतर्गत इन्होंने, आपको दिखा रहे हैं, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है प्रिल्यूड, उसके अंतर्गत ये पोएम है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज इट अपेयर टू द इंथुसियास्ट एट इट्स कमेंसमेंट। ये इन्होंने फ्रेंच क्रांति के बारे में कहा है। और आपको बता दें कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ये 1791 में ये फ्रांस में रहते थे और वहाँ पर ये बहुत ही मंत्रमुग्ध थे। वहाँ पे जो क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, उससे ये बहुत मंत्रमुग्ध थे। और वहाँ पर वहाँ पे कोई लड़की थी एनेट वेलन, उससे इनको प्यार भी हो गया था। उसके साथ इनकी एक बेटी भी थी,
पर बाद में क्या हुआ था कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में संबंध बहुत टेंसफुल हो गए थे, बहुत ही मतलब युद्ध जैसे हालात हो गए थे। इस कारण उनको फ्रांस छोड़ के आना पड़ा था। ठीक है। तो ये जो रचना है इनकी, जो इन्होंने लाइंस है, इसमें ये फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्लिस वाज इट इन दैट डोंट टू बी अलाइव। मतलब उस जमाने में, उस समय जो लोग जी रहे थे वो कितने भाग्यशाली थे। बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। और वहाँ पर, और जिन लोगों ने वो सुबह देखी, जो वहाँ की फ्रांस की जो क्रांति हुई, उनको किस तरह की फीलिंग आ रही थी, जैसे वो हेवन में है। ठीक है, इस तरह की बात है। बाद में वो उनको छोड़ के आना पड़ा था फ्रांस, और उन्होंने फिर बाद में आके ब्रिटेन में फिर दूसरी शादी की थी। चलते हैं क्वेश्चन 35 पे। लॉयल्टीज क्राइसिस क्रॉस ईच अदर। ये कहाँ से लिया गया है? तो जॉन गैल्सवर्थी का प्ले है लॉयल्टीज, वहाँ से लिया गया है। 1922 में ये प्ले पब्लिश हुआ था, लॉयल्टीज, बाय ब्रिटिश राइटर जॉन गैल्सवर्थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्टेस। तो ये जॉन मिल्टन ने लिखा है, स्पष्ट है। इसमें क्या कहानी है? इसमें सैमसन की जो पत्नी होती है डेलीला, वो धोखा देती है, वो दूसरे शत्रुओं से पैसा ले लेती है और इसको किसी तरह कारावास में बंद करवा देती है। और वहाँ पर यहूदी होते हैं, वो सैमसन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उसकी दोनों आंखें फोड़ देते हैं। इस तरह की इसमें स्टोरी है। बहुत ही ट्रेजिक प्ले है, और ये क्लोजर ड्रामा है, यानी कि इसको स्टेज पे प्ले नहीं करना है, घर पे रहकर ही आप इसको पढ़ सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 38 पे। ई एम फॉस्टर बिलोंग टू। ई एम फॉस्टर कहाँ से संबंध रखते हैं, किस युग से? तो सही जवाब है द एज ऑफ इंटरोगेशन। 20वीं सेंचुरी को ही एज ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। इनका पूरा नाम याद कर लीजिए, एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर। ठीक है। और ये इनका ध्यान कब हुआ है? 1970 में हुआ है, तो 20वीं सेंचुरी से हो गए। और 20वीं सेंचुरी को ही क्या बोलते हैं? द एज ऑफ इंटरोगेशन। द एज ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। एंड एंजाइटी, बहुत ही यहाँ पे मतलब सब लोग ज़्यादा चिंतित रहते थे, इस तरह की बात है। ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं कि जो 20वीं सेंचुरी के जो राइटर थे वो कुछ भी ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते थे, हर चीज़ का वो टेस्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 39, बीट राइटर्स। इसमें अब ये जो बुक में दिया है कि बीट राइटर्स, ऑप्शन नंबर बी, रोट इन 1940s। ठीक है, पर इसमें 50 भी आंसर हो सकता है, आपको बता दें। बी है 40s है, तो 40s आप लोग लिखिए, लेकिन 50 वाला भी हो सकता है इसमें। क्यों हो सकता है बता रहे हैं आपको। अब इसमें बताया गया है कि 1948 में जो बीट राइटर्स थे वो कैसे, किस तरह का जो फ्रेज था बीट जनरेशन, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? कोई राइटर है केरोउक ने ये जनरेशन शुरू की थी बीट राइटर्स की। और इसमें जो अमेरिकन्स थे उनकी जीवन शैली के बारे में एकदम वास्तविक चित्रण था। क्या वो ड्रग्स लेते हैं, सेक्सुअल उनके संबंध कैसे हैं, किस तरह वहाँ पे सब चीज़ को एकदम खुले रूप में स्वीकार किया गया है, इन सब बातों के ऊपर एकदम खुला चित्रण पेश किया गया था। उस ये जो मतलब कि वो जो जनरेशन थी उसको ही बोलते हैं बीट जनरेशन। ब्यूकॉलिक माने होता है पास्टोरल पोइट्री जो होती है, उसको ही ब्यूकॉलिक कहते हैं। और पास्टोरल पोइट्री क्या बताया था हमने आपको? पास्टोरल पोइट्री में शहर के जो कवि थे वो ये कल्पना करते थे कि वे गांव में रह रहे हैं, एक शेफर्ड की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक भेड़ चराने वाले जो होते हैं, भेड़ चराने वाले जो लोग होते हैं, उनका जीवन कितना सुखद होता है, कितना शांत होता है, किस तरह वो खेतों में घूमते हैं, उनकी जो भेड़ें होती हैं वो घास खाया करती हैं। तो एक गांव के जीवन की ये लोग कल्पना करते थे। पास्टोरल पोएम में यही होता था कि शहर के जो लोग, जो शहर के प्रदूषण से, शहर के ट्रैफिक से परेशान हो गए हैं, वे एक शांत जीवन की कल्पना करते थे और पास्टोरल पोएम्स लिखते थे। ठीक है, तो उसको ही ब्यूकॉलिक बोला जाता है। और ग्रीक भाषा में इसका क्या मीनिंग है? काउ हर्ड, यानी कि गायों का झुंड, उसको बोलते हैं ब्यूकॉलिक। तो फ्रेंड्स ये 40 क्वेश्चन थे टीजीटी 2010 के। 2010 में यूपी में जो टीजीटी क्वेश्चन हुआ था, टीजीटी पेपर हुआ था, उसके ये शुरू के 40 क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट 40 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में होंगे, और फिर नेक्स्ट 45 क्वेश्चन तीसरे वीडियो होंगे। ठीक है, इस तरह करके जितने भी अभी तक टीजीटी के पेपर्स हुए हैं वो सारे वीडियो हम बनाएंगे। और जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें। और फ्रेंड्स एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि
पूरे वीडियो में कम से कम 2 बार जो भी विज्ञापन आता है उसके वेबसाइट पे एक बार क्लिक कर दें, जिससे थोड़ा मेरा भी काउंट हो जाए। उससे उसके द्वारा ही पता चलता है कि कितनी इनकम होती है, वो उसके द्वारा ही पता चलता है। ठीक है फ्रेंड, अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।